स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोगों ने लास्ट टाइम 2011 का सॉल्व पेपर किया था पीजीटी फिजिक्स के लिए। लास्ट 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बी ऑप्शन में ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड वन ओनली द मैग्नेटिक फील्ड एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें ये गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या? केवल विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, बी में केवल विद्युत क्षेत्र, सी में केवल चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जानकारी दे दें कि अगर कोई स्टेबल चार्ज है, कोई रुका हुआ पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, स्टेबल है, स्टैटिक चार्ज है, तो स्टैटिक चार्ज से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अगर मूविंग चार्ज है, कोई मूविंग चार्ज है, उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वहीं पर अगर कोई चार्ज है और वो आपका वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं गतिमान यानी मूविंग चार्ज के बारे में, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सी पार्ट आपका सही है। 21 का सी इज़ योर करेक्ट आंसर। 22 पर आते हैं, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ टू पैरेलल वायर 1 मीटर अपार्ट एंड ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ एंड दैट विल गिव राइज टू फोर्स बिटवीन दैम इक्वल टू। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है क्योंकि ये डेफिनेशन आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज जब हम लोग पढ़ते हैं तभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो जो समांतर तार दे रखे हैं और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बताया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर धारा के उस मान के बराबर जो अनंत लंबाई के दो समांतर तारों में जिनके बीच 1 मीटर की डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। तो इनके बीच में कितना फोर्स काम करता है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट में भी F/L दिस इज इक्वल्स टू μ0/4π2 I1 I2 अपॉन R। ठीक है, R उनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू आती है F/L का मान। तो यहाँ पर μ0 की जगह पर आप वैल्यू प्लेस करते हो 10⁻⁷ 2 रखते हैं। I1 I2 का मान आप 1 एम्पियर लगाते हैं और R का मान आप 1 मीटर की डिस्टेंस पे जब आप उन्हें दूर रख रहे हैं तो वैल्यू सीधी सीधी आपके सामने है। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन मीटर। तो न्यूटन अपॉन मीटर ये आपका ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए। इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे कि जितने भी आपके पास फॉर्मूले हों, ठीक है, जितने भी प्रमुख सूत्र आप लोगों के संज्ञान में हों, उन सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी पीजीटी के पेपर में मोस्टली आपका न्यूमेरिकल जो है आप टोटल डिपेंड अपॉन द फार्मूला, किसी भी के लिए भी कह सकते हो उस बात को। तो बहुत अच्छा रहेगा आप जितने भी फार्मूले आप कवर कर पाएँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलों को कवर कीजिएगा। और मैं भी अगर समय रहता है तो बहुत ही जल्दी आपके लिए एक पूरी श्रृंखला जिसमें हम सभी फार्मूलों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हम लोग देखेंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। तो जहाँ तक संभावना हो पाई, जहाँ तक प्रयास करेंगे कि जल्दी ही इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। और ये वीडियो सभी के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कहीं पे भी अगर आप फार्मूले का एक बार वीडियो सुन लें तो वो एक बार आपके मस्तिष्क से होकर, आपकी मेमोरी से होकर गुजर जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। 23 क्वेश्चन है कि इन एन LCR सर्किट हैविंग द L इक्वल्स टू 8 हेनरी दे रखा, C इक्वल्स टू 0.5 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल्स टू 100 इन सीरीज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सिंपल है, सीधा सीधा सभी की वैल्यूज़ आपके पास में गिवन कर रखी है। तो यहाँ पर L का मान आपके पास में है, L की वैल्यू आपके पास में सीधी सीधी दे रखी है, इतना हेनरी। C को आप चेंज कीजिएगा 0.5 × 10⁻⁶ से, क्योंकि माइक्रो का मान लगाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास में है 0.5 × 10⁻�6। माइक्रो को हटा के आपने फेरेड में चेंज किया। इसी तरह से R का मान आपके पास में आएगा 100 ओम। तो यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/2π√LC। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी R का यूज़ नहीं है। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन सभी का आपको यूज़ करना ही करना है। तो पाई के वैल्यू 3.14 रखा इंटू 1/L और C के मानों को आप सीधा सीधा प्लेस करेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास में आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन आपके पास में रहेगा लगभग 79.61 के अराउंड आना चाहिए। और 7961 यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये एक सस्पेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 79.61 के अराउंड यहाँ पर मिलना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं।
24 पर आते हैं, इफ़ z इज़ द इम्पीडेंस। हाँ, अगर 23 में किसी के पास सही आंसर हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर ये है। मेरे अकॉर्डिंग 79 इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 79.61 हर्ट्ज़ के अराउंड आ रही है। क्वेश्चन नंबर 24 में इफ़ z इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट द पावर फैक्टर विल बी। ठीक है, तो LCR इम्पीडेंस को अगर कहें तो प्रतिबाधा को दिखाते हैं z से। किसी भी LCR सर्किट में z जो होता है ये बराबर होता है उसमें आपका R, L और C। ठीक है, ये तीनों ही अगर आपके प्रेजेंट हैं तो इन तीनों के कारण जो टोटल इम्पीडेंस होती है वो R² प्लस एक्सएल डिफरेंस XC। ठीक है ना, एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है पावर फैक्टर के बारे में। तो Z का जैसे Z का मान मैंने आपके सामने उसका लिखा था। तो शक्ति गुणांक की बात क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है, यानी पावर फैक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो cos फाई की बात यहाँ पर करते हैं। और cos फाई का जो मान बराबर होता है R/Z के होता है। तो यहाँ पर R/Z कीजिएगा तो, और Z की वैल्यू जैसे आपको बता ही दिया कि R² प्लस एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका C आंसर को इंडिकेट कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन C आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वाटलेस करंट मीन्स। ठीक है, वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य होता है? करंट इज 0 होती है, औसत शक्ति 6 शून्य होता है, यानी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द साइकिल इज 0, EMF इज 0, यानी विद्युत बाहुबल शून्य होता है। फोर्थ है आपका द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, तो धारा तथा विभवांतर में कलांतर शून्य होता है। तो इसमें जो बिल्कुल सही उपयुक्त आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द साइकिल इज इक्वल्स टू 0। और वाटहीन धारा के बारे में आपको बताना, औसत शक्ति 6। ठीक है, एवरेज पावर कंज्यूम यानी औसत शक्ति 6 जो होता है वो आपका शून्य होता है। क्यों होता है? cos फाई की बात कर रहे हैं, P इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई लेते हैं, और cos फाई का मान क्योंकि फाई वहाँ पर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होते ही cos फाई आपका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस तरह से जो औसत धारा होती है, औसत पावर शक्ति 6 जो होता है, औसत शक्ति होती है वो आपका 0 हो जाता है। कलांतर अगर पूछे तो कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर सही ऑप्शन था 25 का बी। 26 में आता है प्लेट करंट इन अ डायोड डिपेंड्स। तो यहाँ पर क्योंकि डायोड वॉल्व की बात की गई है, तो डायोड वॉल्व में पूछा गया कि प्लेट धारा किस पर निर्भर करती है? ऑन अ प्लेट पोटेंशियल, ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, ऑन द टेम्परेचर ऑफ कैथोड, ऑन प्लेट पोटेंशियल एंड द टेम्परेचर ऑफ कैथोड। तो यहाँ पर जो है प्लेट विभव और कैथोड के ताप पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन है आपका ऑन द प्लेट पोटेंशियल एंड द टेम्परेचर ऑफ कैथोड। ये वॉल्व से है, वॉल्व वन आप ट्रायोड, पेंटोड, ठीक है, ये सब हैं, टेट्रोड वगैरह दे रखे हैं MSc लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इन अ डायोड वॉल, ये भी डायोड वॉल से ही रिलेटेड है। स्पेस चार्ज लिमिटेड, जो उत्तर आकाशीय आवेश कहेंगे इसको, है ना, इन अ डायोड वॉल, यानी डायोड वॉल में उत्तर आकाशीय आवेश सीमित धारा IP और प्लेट VP किस प्रकार निर्भर करता है? तो चाइल्ड इक्वेशन बोली जाती है ये। और इसमें जो धारा और विभव जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसके लिए भी हम आपको बता दें। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है IP यानी प्लेट करंट बराबर होती है K इंटू VP। ठीक है, K आपका कांस्टेंट और VP की पावर 3/2, ये चाइल्ड का समीकरण बोला जाता है। तो V और I यहाँ पर किस तरीके से रिलेटेड है? तो ऑप्शन D आपको सही इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको D ऑप्शन इसमें सही करेंगे। 28 पर आते हैं। एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रायोड वॉल्व इज़ 20। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, यानी प्रवर्धन गुणांक। ठीक है, ट्रायोड का प्रवर्धन गुणांक जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में म्यू, दिस इज इक्वल्स टू 20। ओके, इफ़ द प्लेट रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो RP आपका 10 ओम। म्यूचुअल कंडक्शन यानी GPM, अन्यून चालकता यहाँ पे पूछी गई है, तो पारस्परिक चालकता भी कहते हैं, अनुन चालकता भी कहते हैं। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है? म्यू इक्वल्स टू GM इंटू RP के बराबर होता है। म्यू इक्वल्स टू GM इंटू RP करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू पूछी है उन्होंने किसके बारे में? तो इस फॉर्मूले को प्लेस कीजिएगा और यहाँ सर आप लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू GM इंटू RP। और क्योंकि यहाँ पर GM का मान पूछा तो GM इक्वल्स टू आप लिखें म्यू अपॉन RP। और यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू का मान 20 और RP की जो वैल्यू दे रखी है 10 किलो ओम का लीजिएगा, 10 किलो ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, केवल 10 ओम नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन भी मेरे पास है। ठीक है ना, तो वहाँ से 10 किलो ओम है, तो 10 इंटू 10 टू पावर 3, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 2 इंटू 10 टू पावर -3। और यहाँ पर जो आपको मात्रक मिलेगा वो मिलेगा महो। तो GM की वैल्यू आपके पास में 2 इंटू 10 टू पावर -3 इतना महो, और जो सही ऑप्शन है वो आपका D है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी आंसर में कोई दिक्कत हुआ करे, ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता दिया करिए। गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि जो काम करेगा वही गलती भी करेगा, तो उस चीज़ को ज़रा भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट करके किसी भी पॉइंट को आप बता सकते हैं, मैं उस पर ध्यान दूंगा। 29 है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि किसी भी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अनुसार प्रति सेकंड जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पर डिपेंड करती है। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर, द नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश की प्रकृति पर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और द स्पीड ऑफ इंसिडेंट लाइट या प्रकाश की चाल पर। तो इसमें जिसके सीधे सीधे नियम हैं उस नियम के अकॉर्डिंग है कि प्रति सेकंड जो भी आपके उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपतित प्रकरण की तीव्रता पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो आपकी इंटेंसिटी है ये आपका सही आंसर है, इसमें आप सही लगाएंगे, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁷ विल बी। तो यहाँ पर सीधा सीधा फोटोन और वेवलेंथ में संबंध है। देखिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसके आप 70 से लेकर 60 70 to 80 मान लीजिए आप, ठीक है, 70 to 80% जो भी क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे किस पे सॉल्व होंगे, फार्मूलेस के ऊपर डिपेंड होंगे। भाई फार्मूला अगर आप लोगों को लर्न हो जाए ढंग से, ठीक है ना, सभी फार्मूलों को एक बार देख के जाया करिए किसी भी कंपटीशन से पहले। सभी चैप्टर्स के जितने भी फार्मूले आप कवर कर सकें उतने फार्मूले कवर कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मोमेंटम पूछा गया तो P = H/λ सीधा सीधा फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज़ को ध्यान रखिए। 6.6 H का मान जिसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं 6.6 × 10⁻⁻34 अपॉन वेवलेंथ लगाइएगा 6 × 10⁻⁻7। यहाँ पे 6 से डिवाइड कीजिए तो 1.1 आपको मिलने जा रहा है और 10 आपके पास में कितना आएगा, -34 में से प्लस का 7 कीजिएगा तो इसमें जो कितना मिलेगा आपको 27, ठीक है ना। तो 27 है इसका इतना मोमेंटम का मान। और ये जो ऑप्शन है वो आपका ये 4 पावर इसमें गलती से लगा हुआ है, इसे हटा दीजिएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1.1 × 10⁻⁻27 किलोग्राम पर सेकंड, इतना किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंटम है तो P = mv से द्रव्यमान इंटू वेग से वेलोसिटी से निकलेगा, किलोग्राम इसका यूनिट आएगा और वेलोसिटी का इतना मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं ना, बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। तो अनुपात आप जब पता कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, ठीक है ना। तो अगेन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बोर ऑर्बिट के लिए हम लोग लिखते हैं कि इक्वल्स टू, वैसे तो हाफ mv² होता है और उस केस में अगर देखें तो ZE² अपॉन 8πε0 और अपॉन r। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो माइनस का ZE² और उसमें क्या चीज़ आती है, बस 4π आता है, 4πε0 और बाकी एज इट इज़ इंटू r। अब इसमें रेशो पूछा गया तो रेशो में जब आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ऊपर किसका है, गतिज ऊर्जा का, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का ऊपर और उसका नीचे। तो इसमें जब आप कीजिएगा तो ZE से ZE² ख़त्म करेंगे, r से r को कैंसिल कीजिएगा, हर का r ऊपर जाएगा, अंश का नीचे, 4πε से ε0 काटिएगा, आपके पास में बचेगा k/u। दोबारा लिख लेते हैं, आपके पास में बचेगा k/u, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 4/8 और 4/8 को आप रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू आपके पास में रह जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज इक्वल टू। तो उसमें पूछा है कि एक्स किरण ली है, एक्स कैथोड किरण रे है, ठीक है। इसमें एनोड पर आरोपित त्वरक विभव जो आपका एक्सेलरेशन पोटेंशियल है वो v वोल्ट है, उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो इसमें अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मूला ही अगेन देखेंगे, E = आपका आज मिलता है hc या hν कह लीजिए या आप कह लीजिए hc/λ। और इस वैल्यू को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है ना, v वोल्ट से तुरंत करें तो एनर्जी E का मान किसके बराबर हो जाएगा, E × v के बराबर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मान पूछा तो लैम्डा की जो वैल्यू बराबर होगी वो hc/ किसके बराबर हो जाएगी, E × v के बराबर हो जाएगी। hc/ev जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन, इसमें इसको इंडिकेट कर रहा है, तो यही आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल इज एक्स टाइम इट्स मीन लाइफ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़। तो यहाँ पर कहा गया कि टी जो हाफ लाइफ है वो एक्स टाइम है इसकी अर्धायु का, औसत आयु का, सॉरी औसत आयु को किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। तो इसमें सीधा सीधा भी अगेन फार्मूला ही है कि टी हाफ यानी अर्धायु और औसत आयु के बीच में क्या संबंध होता है। तो उसका अगर संबंध देखा जाए तो टी हाफ दिस इज इक्वल्स टू होता है 0.693 इंटू टाउ। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको कंपेयर करना है, एक्स की तुलना किससे करनी है, 0.693 से करनी है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, इसमें आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन एटम 8O16 हैविंग द मास, इतना उसकी टोटल मास दे रखा है, एएमयू में है, ठीक है। गिवन मास ऑफ द मास न्यूट्रॉन का दे रखा है, सबका इंडिविजुअल अलग अलग है। वैसे तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल रहता है इसमें, और एएमयू में है तो काफ़ी सरल है, ठीक है। मैं उसमें आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि इसमें पहले डेल टाइम निकालेंगे। तो डेल टाइम क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है यानी मास डिफेक्ट होता है। तो मास डिफेक्ट आपको निकालने के लिए पता करना पड़ेगा कि इसके जो नाभिक है उसका वेट कितना है। तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 का मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से, वो दे रखा है आपके पास में 1.00865। थोड़ा कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन में प्लस कीजिएगा। 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान जो आपके पास में गिवन है 1.007277, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो न्यूक्लियस का इसमें द्रव्यमान दे रखा है उसको आप इसमें माइनस कीजिएगा, जो वैल्यू किसके बराबर है, 15.99491 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा एम का जो मान आपको मिलेगा आफ्टर द कैलकुलेशन, अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा बनेगा और इजी रहेगा। तो इसमें डेल्टा एम की वैल्यू जो आप निकालेंगे 132626 करके निकलेगी। ये क्योंकि एएमयू में है तो इससे डायरेक्ट आप ई का मान पता कर सकते हैं, और डेल्टा ई का मान यानी कितनी एनर्जी उससे उत्पन्न होगी उसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा एम में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें सीधा सीधा मान आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 931 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 0.132626 के साथ में, ठीक है। तो आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल बी गेट, यहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी, ये मिलेगी आपको पास में, ये डे आ गया डेल्टा ई। टोटल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर 123.476, ठीक है, 4748 के अराउंड मिलेगी। और इसमें पूछ रहा पर न्यूक्लियन आपको पूछा, तो पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आपको क्या करना, न्यूट्रॉन की संख्या से डिवाइड कीजिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, वो आपकी आप न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जब आप मिलाकर न्यूक्लियन बोलते हैं तो टोटल न्यूक्लियन की संख्या जो है वो 16 है। 16 का भाग लगा दीजिएगा, 16 का डिवाइड कीजिएगा, और 16 का जब डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.976, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। A nuclear reactor is said to be a critical when the neutron reproduction factor K is। इसमें कहा गया कि एक नाभिकीय रिएक्टर है क्रांतिक अवस्था में होगा जब जो न्यूट्रॉन है उनका पुनरुत्पादक गुणांक, ठीक है, वो कितना होगा, रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना होगा। तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि अगर K का मान दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्रांतिक अवस्था से ऊपर चला गया, ठीक है। K इक्वल्स टू 1 की बात अगर करें तो ये क्रांतिक अवस्था पर है, और अगर K का मान लेस देन 1 है तो ये क्रांतिक अवस्था से नीचे है, क्रिटिकल कंडीशन से नीचे चल रहा है। तो इसमें जो सही आंसर है वो जब क्रांतिक अवस्था में है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, K इक्वल्स टू 1 के बराबर होना चाहिए, जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, आज तो फिर इतना ही यहीं तक रखते हैं 35 तक, और कल नेक्स्ट वीडियो में जब भी मौका मिलेगा मैं तुरंत अगला वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।